नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा सुरक्षा देश के विकास का प्रमुख स्तंभ है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण करें। क्या भारत को अपना परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करते रहना चाहिए? ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। इसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। पहला तो है यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा देश के विकास का प्रमुख स्तंभ है। तो प्रमुख स्तंभ है यहाँ पे किस प्रकार से भारत में ऊर्जा की ज़रूरत है, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कितना भारत अभी इसमें सक्सेस हो पाया हुआ है। तो पूरा का पूरा आपको एक पिलर के रूप में यहाँ पे डेटा के साथ बताने की कोशिश करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण करना है। अब जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को दिखाते हुए बहुत सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखाने का प्रयास करना होगा आप लोगों को कि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना विकास करने की ज़रूरत है या फिर इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे कि क्या भारत को अपना परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करते रहना चाहिए? ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अभी आने वाली जो पीढ़ियाँ है देख पा रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा को लेके एटॉमिक जो एनर्जी है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा को लेके बहुत अभी कार्य करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो भी एटॉमिक एनर्जी को लेके यहाँ पे जो भी विस्तार हुआ है खासकर भारत की आज़ादी के बाद से, उसको यहाँ पे पूरा पूरा दिखाने का प्रयास करना है। चलिए हम लोग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे उन्हीं सारी बातों को मैंने लिखने का प्रयास किया हुआ है। अब इसको हम लोग एक एक डायमेंशन के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे बात आती है एनर्जी की तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध किसी भी तरीके से यहाँ पे पूरा किया जा सके। एनर्जी को इस पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रख के चलना, और इस डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ यहाँ पे किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्धता के साथ ही यहाँ पे किया जा सकता है, तभी जाके यहाँ पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अभी सप्लाई को पूरा करने के लिए अंधाधुंध किसी भी प्रकार के खासकर यहाँ पे कोयला जैसे जो भी यहाँ पे अनवीकरणीय जो स्रोत है उसका तेज़ी से यहाँ पे दोहन कर लिया जाए, तो फिर वैसे यहाँ पे समस्या हो ही जाएगा। दूसरा यहाँ पे चैलेंज बन के आता है यहाँ पे सस्ती ऊर्जा को लेके। सस्ती ऊर्जा तक एफोर्डेबल जो एनर्जी अभी बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे अगर पूरे विश्व की बात करें या फिर भारत की बात करें तो अभी भी असमान वितरण की वजह से अभी भी सस्ती ऊर्जा का लक्ष्य यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एफोर्डेबल यहाँ पे बहुत सारे लोग कर नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में बाकी अन्य देशों के कंपेरिजन में अभी भी बिजली महंगा ही है। अगर सोचिए अगर पाकिस्तान से इधर अगर यहाँ पे जो गैस पाइप जो लाइन का जो गैस है अगर बिस जाए, रसिया तक बिस जाए, तो भारत में बहुत हद तक यहाँ पे जो सस्ती बिजली का जो ड्रीम है यहाँ पे पूरा हो सकता है। लेकिन ये समस्या देख रहे हैं यहाँ पे पूरी जल्दी से हो ही नहीं पाएगी, कब होगी या फिर नहीं होगी, ये तो समस्या यहाँ पे बनी ही बनी रहेगी। तो कुल मिला के आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करना है कि असमान वितरण ने महत्वपूर्ण कमजोरियों को जन्म दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संबंधों ने दुनिया के वैश्वीकरण में योगदान जरूर दिया है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और मंदता एक ही समय में यहाँ पे बढ़ गई है। अब यहाँ पे सस्ती ऊर्जा को यहाँ पे पूरा किस तरीके से किया जा सकता है, इस टारगेट को पूरा किया किस तरह से किया जा सकता है, तो जो भी यहाँ पे इसके जो साधन है, ऊर्जा के जो साधन है, इन साधनों में ज़रूरी है बहुत अधिक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की। चाहे हम लोग बात कर ले पेट्रोलियम की, इसके अलावा यहाँ पे कोयल की बात कर ले, मैंने कोल यहाँ की बात कर ले, इसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की बात कर लें, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे जो भी यहाँ पे वर्तमान में जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, इन सब में यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि इसको इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया जाए, और यहीं से जब प्रोडक्शन होगा बड़ी मात्रा में तो इस सप्लाई को यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। अब यहीं से आपको समझाने की कोशिश करना है कि इसमें किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए ताकि इसको बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सके।
अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा को लेके। मैंने बताया था कि ये पिलर के रूप में कार्य करता है किसी भी देश के लिए। तो ये जरूरी क्यों है, देश के विकास में इसकी भूमिका क्या है? तो नंबर 1 बता के चलना आपको ऊर्जा सुरक्षा, इसकी ज़रूरत क्यों है और देश के विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में ऊर्जा सुरक्षा क्यों जरूरी है, और वर्तमान में भारत में ऊर्जा क्षमता की जो भी स्थिति है उसको बताते हुए चलना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा को लेके। तो ऊर्जा सुरक्षा को लेके यहाँ पे जो इंडिकेट किया जाता है 3A से किया जाता है। 3A का मतलब है यहाँ पे कि अवेलेबल हो, इसके अलावा एक्सेस हो, इजी एक्सेस हो, और इजी यहाँ पे अफोर्डेबल हो। क्योंकि जब तक ये तीनों ही चीज़ें मौजूद नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे सस्ती ऊर्जा के लक्ष्य को, निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्य को यहाँ पे पूरा नहीं किया जा सकता है। अब इसी टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 प्रक्रियाओं को, यहाँ पे 2 टाइप्स जो भी प्रोसेस है यहाँ पे अपनाया गया है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे दीर्घकालिक प्रक्रिया। नंबर 1 है दीर्घकालिक प्रक्रिया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि दीर्घकालिक प्रक्रिया में बहुत लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जो भी योजना बनाएगी तो उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पूरी तरीके से इसमें ग्रीन एनर्जी पे यहाँ पे बल दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी है यहाँ पे लघुकालिक, क्योंकि वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान अर्थव्यवस्था है, उसका भी तो डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो लघुकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अभी सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज है डिमांड एंड सप्लाई। मैंने शुरू में बताया हुआ था, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस बना के चला जाए। अगर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई अगर नहीं बढ़ाया जाए तो भी समस्या है। अब सप्लाई बढ़ाना है लेकिन हर हाल में यहाँ पे पर्यावरणीय ज़रूरतों को ध्यान में रख के चलना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में देखते होंगे आप लोग, ठीक है, गर्मी के दिनों में अचानक जो है यहाँ पे पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे, ठीक है, बिजली कंपनियाँ वो पहले से यहाँ पे प्रिपेयर रहती है, एनर्जी का स्टोर करके भी वो चलती है। तो यहाँ पे इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रख के चलना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। अब सिंपल सी बात है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पूरा देखा जाए तो एक रीढ़ की हड्डी के रूप में शामिल हो रहा है। तो ज़रूरी तो है कि नहीं है। अभी वर्तमान में देख पा रहे हैं यहाँ पे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब HDI में आपको ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक ईजी वे में पहुंच। यहाँ पे 3 चीज़ को यहाँ पे पिलर के रूप में HDI में शामिल किया गया है। अब इस HDI को यहाँ पे ठीक करना होगा तो ऊर्जा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तभी जाके किसी भी देश में आर्थिक और सामाजिक विकास यहाँ पे हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिना इसके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, सिक्योर होना, ये संभव यहाँ पे है ही नहीं। और वर्तमान में जिस प्रकार से पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, सोचिए अगर भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है, वैश्विक अगर, ठीक है, सुपर पावर बनाना है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की जो भी आवश्यकता है पूरा करने की, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ऊर्जा। हर एक क्षेत्र में अगर इस जनसंख्या से अगर सही तरीके से काम करना है तो एक मजबूत ऊर्जा ढांचे की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तभी जाके ये बढ़ती हुई जनसंख्या का भारत लाभ ले सकता है। जिस तरीके से, ठीक है, चाइना भी कहीं न कहीं यहाँ पे ले ही रहा है। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का कौशल प्रशिक्षण के लिए या फिर विनिर्माण क्षेत्रों के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है ऊर्जा सुरक्षा। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश के प्रमुख स्तंभ के रूप में ऊर्जा सुरक्षा किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे नंबर 1 हम लोग यहाँ पे HDI की अभी चर्चा किए हुए थे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की बेहतरीन जो पहुँच है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसके किसी भी अर्थव्यवस्था की ऊंचाई पर ले जाया यहाँ पे नहीं जा सकता है। तो HDI के माध्यम से यहाँ पे इकोनॉमी को, किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत पीक लेवल पे ले जाया जा सकता है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चर्चा करना जरूरी हो जाता है। एनर्जी की जब भी बात आएगी तो आपको पेरिस समझौते का जिक्र जरूर करना होगा। COP23 में यह आया हुआ था, जर्मनी में किया गया था, ध्यान रखिएगा, सॉरी फ्रांस में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातों पे यहाँ पे ध्यान दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन को लेके कि पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे अधिक नहीं होने देना है, मैक्सिमम यहीं पे यहाँ पे रहने देना है। लेकिन इसमें कोई एक देश अब तो इसको ठीक नहीं कर सकता है। जब सारे विश्व के लोगों ने इसको बिगाड़ा हुआ है तो सारे विश्व के लोगों को एक साथ यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और इसी में भारत भी अच्छा कार्य करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भारत भी स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की तरफ बहुत सारा भारत ने भी प्रॉमिस किया हुआ था। जैसे भारत ने बोला हुआ था कि 2030 तक लगभग जो 40% जो विद्युत जो उत्पादन होगा स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत करेगा। उसी तरीके से भारत ने भी यहाँ पे तय किया हुआ था कि लगभग 2022 तक, ठीक है, ये डेटा भी आना बाकी है, कि 175 जो गीगावाट है, 175 जो गीगावाट है पूरा का पूरा नवीकरणीय ऊर्जा से यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा। अब 175 गीगावाट इतनी बड़ी संख्या है, जैसे अगर हम लोग 1 गीगावाट यहाँ पे देखें तो लगभग ये हो जाता है 1000 मेगावाट के बराबर। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें भारत ने टारगेट यहाँ पे रखा हुआ था कि यहाँ पे जो सौर ऊर्जा से है लगभग 100 गीगावाट, उसी तरीके से यहाँ पे जो पवन ऊर्जा से है 60 गीगावाट, यहाँ पे मैं एस डाल रहा हूँ, ठीक है, एस 60 जो गीगावाट है विंड से पवन ऊर्जा से, विंड से। उसके बाद से यहाँ पे बच जाएगा 10 गीगावाट, ये हो जाएगा बायोमास से। और लास्ट में यहाँ पे बच जाएगा 5 गीगावाट, ध्यान रखिएगा 5 गीगावाट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पनबिजली परियोजनाओं से। टोटल मिला के यहाँ पे देख पा रहे, कैलकुलेट करेंगे तो 100, 60, 10, 5, ठीक है, 170 गीगावाट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अभी भी ये जो ड्रीम है भारत से कोसों दूर है। अभी अगर वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों से मिला के भारत ने अभी महज यहाँ पे अगर देखा जाए तो 28,000 मेगावाट ही ऊर्जा का प्रोडक्शन किया है। और इसमें मात्र जो है यहाँ पे 4,000 मेगावाट ही सौर ऊर्जा से प्रोडक्शन किया गया है। बाकी अगर देखा जाए 24,000 जो मेगावाट है इसमें सिर्फ और सिर्फ पवन ऊर्जा से किया गया है। तो अभी भी देख पा रहे हैं जो इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट, ये लगता है कि अभी इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हर हाल में यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बहुत अधिक मजबूत करना होगा। अभी हम लोग कारणों में जानेंगे यहाँ पे कि सोलर पैनल को अभी भी बहुत अधिक इम्प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड है पूरी तरीके से बढ़ेगी, बढ़ती हुई जनसंख्या है तो डिमांड बढ़ना यहाँ पे तय है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भारत में ऊर्जा क्षमता की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। तो अभी यहाँ पे देखा जाए लगभग सितंबर 2022 तक तो टोटल जो, ध्यान से देखते चलिए, टोटल जो बिजली उत्पादन जो क्षमता है भारत की अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 4,41,032 लगभग इसी के आसपास है, 32, ठीक है, मेगावाट। अब इसमें आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि इसको किस तरीके से बांटा गया है। इसमें अगर देखा जाए तभी ठीक है 2 लाख से ऊपर 2,10,699 मेगावाट के आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोयले से यहाँ पे किया जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आधे से अधिक अभी भी कोयले से यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें लगभग 46,850 मेगावाट के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से किया जा रहा है। अगर दोनों का अगर यहाँ पे परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग ये टोटल
प्रोडक्शन का 52.14% के आसपास है और इसका परसेंट यहाँ पे हो जाएगा लगभग 11.5% के आसपास है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस से अगर देखा जाए, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो लगभग 24,850 मेगावाट के आसपास किया जा रहा है, जो महज यहाँ पे देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन का 6% ही है। और परमाणु ऊर्जा का ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा का लगभग 6,780 मेगावाट के आसपास यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी भी हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि भारत के स्थिति में, ठीक है, अभी भी अनवीकरणीय जो ऊर्जा का जो स्रोत है बहुत ही यहाँ पे, ठीक है, अधिक है। 50% से यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिक है। तो अभी भी इसको ठीक करने की यहाँ पे ज़रूरत है ही है। और अभी वर्तमान में देख पा रहे हैं कि भारत में अभी भी लग रहा है कि हर घर में, भारत के हर एक व्यक्ति तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने में, 24 घंटे बिजली पहुंचाने में अभी भी जो पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि सप्लाई है अभी भी कम पड़ते हुए अभी नज़र आएगी। वर्तमान क्षमता में कम से कम 30% अधिक बिजली की ज़रूरत होगी और इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे पावर प्लांट है वे अपना 100% यहाँ पे उत्पादन कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत में ऊर्जा सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब क्या क्या इसमें शामिल किया गया यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे जो एरियाज है यहाँ पे इसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि एक बेहतरीन रीन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे निकल के आ पाए। तो नंबर 1 हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जैसा आप लोगों ने देखा हुआ था कि 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था सौर ऊर्जा से, आया कितना, महज 4000 मेगावाट ही यहाँ पे आ पाया। तो इसकी सबसे बड़ी जो कमी मानी जा रही है फोटोवोल्टिक सोलर को लेकर, ठीक है, एक तो बड़े मात्रा में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि बहुत ही कॉस्टली होता है, एरियाज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। देख रहे हैं आजकल बहुत जगह, ठीक है, मैदानी भागों से लेके राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इधर बड़ी मात्रा में लगाया जा रहा है। उसका मेंटेनेंस यहाँ पे कॉस्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आता ही आता है, डस्ट वगैरह लगने की वजह से उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। लेकिन अभी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि जितना हो सके फोटोवोल्टिक जो सेल में यहाँ पे सुधार करने का, फोटोवोल्टिक सेल में यहाँ पे सुधार करने का, अगर ये सुधार हो जाएगा तो माना जाता है कि 30% से अधिक इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो ज़रूरी है यहाँ पे। और सोलर वोल्टिक का बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए यहाँ पे जो, ठीक है, सोलर वोल्टिक जो भी पैनल होता है, पैनल में बहुत अधिक यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, तभी जाके सौर हीटर का जो प्रयोग है विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नाभिकीय तकनीक को लेके। नाभिकीय तकनीक को लेके अभी देख पा रहे हैं इससे लगभग जो भारत है अपनी टोटल ज़रूरत का 3% ही इससे यहाँ पे पूरा कर पा रहा है। ओनली 3% ही यहाँ पे पूरा कर पा रहा है। और यहाँ पे भारत का जो ड्रीम है लगभग 2050 तक कि इसको बढ़ा के यहाँ पे किया जाए 20% के आसपास, 20% के आसपास यहाँ पे किया जाए, मतलब 20 से 25% के आसपास यहाँ पे किया जाए सॉरी एटॉमिक एनर्जी का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे न्यूक्लियर डील को लेके। न्यूक्लियर डील को लेके देखिए अभी भारत इस डील में बहुत अधिक पढ़ना नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई अस्थाई मित्र नहीं है, कोई अस्थाई शत्रु नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ अस्थाई हित होता है। और इस न्यूक्लियर डील को लेकर अगर देखा जाए तो हमेशा ही देखिए भारत इसको लेकर समस्या में रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी भारत को ज़रूरत है यहाँ पे कि इसी के माध्यम से, एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, तभी तो जाके ऊर्जा संसाधनों को भारत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत है इसके लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी की। और ये जो टेक्नोलॉजी है भारत को, ठीक है, बहुत हद तक मिल भी रहा है, फ्रांस से, रसिया जैसे देशों से यहाँ पे मिल ही रहा है। तो यहाँ पे भारत अपना स्थिति मजबूत कर सकता है। अभी देखा जाए तो भारत में लगभग वर्तमान में 17 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर यहाँ पे कार्य कर रहा है। ध्यान रखिएगा, 17 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर यहाँ पे कर रहा है, कार्य यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। देखिए हर मामले में एआई जो है
हर मामले में ऊर्जा की बर्बादी को ये कम करता है, ऊर्जा की बर्बादी को कम करता है, ऊर्जा लागत घटाता है और विश्व भर में अगर देखा जाए पावर ग्रिड में तो स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा साधनों के प्रयोग को भी ये सुलभ बनाता है। अब एआई वगैरह जहाँ पे भी इस टाइप का यहाँ पे सिस्टम मौजूद है तो वहाँ पे देखिए बिजली, स्वस्थ बिजली हो गया, संचालन हो गया, नियंत्रण हो गया, हर तरीके से स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा प्रदान करने की यह क्षमता रखता ही रखता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। अभी देखिए क्रिप्टो में इसका जो प्रयोग है, क्रिप्टो में इसका जो प्रयोग है बहुत तेज़ी से यहाँ पे किया गया, उसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत हद तक फेमस हो गया। इसमें होता क्या है तो देखिए जो इसमें जो किसी भी प्रकार का जो चेंजेज है, डेटा से किसी भी प्रकार का जो छेड़छाड़ है करना लगभग इम्पॉसिबल टाइप का मामला है। तो यहाँ पे एआई का जो प्रयोग है, एआई का जो प्रयोग है यहाँ पे ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पे किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लेन देन का यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड को रखने के लिए, रिकॉर्ड जैसे हो गया उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच का रिकॉर्ड रखने के लिए, उसको और कितना अधिक यहाँ पे सुविधाजनक बनाया जा सके, सुविधाजनक बनाया जा सके उसको यहाँ पे करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न स्तरों पर जो भी यहाँ पे बिजली की जो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, नवीकरणीय ऊर्जा का कह सकते हैं कि प्रमाण पत्रों को लेके, प्रमाण पत्र को लेके, उसी तरीके से ग्रिड प्रबंधन हो गया, ग्रिड प्रबंधन हो गया, या फिर अभी देख पा रहे हैं वाहनों की चार्जिंग जैसे अनेक जो मामले हैं अभी वर्तमान में इस ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत हद तक यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की लेके, जैव प्रौद्योगिकी लेके। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी से यहाँ पे बात की जा रही है कि अच्छा खासा, ठीक है, मीथेन गैस, ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस यहाँ से, ठीक है, मतलब मीथेन गैस में आप इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इसमें एक फेमस जो, ठीक है, पौधे वगैरह में जो एल्गी जो लगता है यहाँ पे, एल्गी, इससे वगैरह, ठीक है, इससे बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मीथेन का जब उत्सर्जन होगा तो ये बहुत हद तक यहाँ पे काम देगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है कि अभी CO2 की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन हो जाता है, CO2, और CO2 ही वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो मीथेन का जहाँ उत्सर्जन हुआ वहाँ पे आसानी से यहाँ पे एनर्जी को ऊर्जा के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है कि साफ एवं सख्त ऊर्जा के लिए यहाँ पे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में। तो जैव प्रौद्योगिकी के तहत एल्गी का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का एक मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी वर्तमान में इंटरनेट वगैरह में बड़ी तेज़ी से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसमें होता क्या है तो किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है, लॉसेस यहाँ पे नहीं होता है, जो भी डेटा का लॉसेस इसमें नहीं होता है। 100% यहाँ पे देखा जाए तो पूर्ण इसको परावर्तन बोला जाता है। आप जितना दीजिए उतना वापस लौटा देगा। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे ग्रिड में क्या होता है, जब भी यहाँ पे हम लोग, ठीक है, जो पावर जो सप्लाई है, ग्रिड जो है, इसमें बहुत सारा एनर्जी अभी लॉस होता है, बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर को अपनाया जाए तो इस लॉस को ये पूरी तरीके से, ठीक है, भरपाई कर सकता है, अर्थात 100% आउटपुट यहाँ भी मिल सकता है। उसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पे बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी रिसर्च इनिशिएटिव, इसी को बेरी बोला जाता है। अभी देख पा रहे हैं वर्तमान में जो शहर वगैरह बन रहा है बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीके से, बहुत अधिक भूकंप रोधी भी नहीं हो रहा है, आनन फानन में बन रहा है, तो डिजास्टर आना यहाँ पे तय है। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन डिजाइन, जो भी इमारत और शहर है, अगर उसका डिजाइन में अगर सुधार किया जाए तो बहुत हद तक बिजली की खपत को यहाँ पे कम किया जा सकता है। जैसे जो भी उसका डिजाइन है, निर्माण है, संचालन है, उसके माध्यम से बहुत अधिक तक यहाँ मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसमें जैसे कि अगर देखा जाए तो जो बिल्डिंग का जो डिजाइन है, जैसे कि ऐसे उसको बनाया जाए जिसमें कम ऊर्जा के लिए कूलिंग की ज़रूरत हो, जितना कम हो सके, ठीक है, हवादार बनाइए। इसके अलावा यहाँ पे हीटिंग जो है पूरी तरीके से अनुकूल हो।
सामाजिक प्रथा, ध्यान रखिएगा, सामाजिक प्रथा और पोस्ट यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मूल्यांकन के माध्यम से मांग में कमी पर यहाँ पे शोध की जा सकती है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे जरूर है जिसके माध्यम से यहाँ पे बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी रिसर्च इनिशिएटिव के माध्यम से इसको बहुत हद तक ऊर्जा के मांग में कमी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन अनुसंधान पहल, हाइड्रोजन अनुसंधान पहल। हाइड्रोजन देखिए अभी वर्तमान में, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा का बहुत ही अच्छा ये भी सोर्स है। मैंने पिछले दिन आपको बताया भी था कि पूरी तरीके से H2O से जो जल होता है यहीं से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, और यहाँ पे भी भारी मात्रा में यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे जल की बर्बादी होती है, खासकर स्वच्छ जल की बर्बादी होती है। लेकिन यही है कि ये जो हाइड्रोजन जो एनर्जी है बिल्कुल एक स्वच्छ ऊर्जा का पूरा एक स्रोत के रूप में मान सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हाइड्रोजन अनुसंधान पहल को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार। भारत में परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा का विस्तार, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो भारत आज़ादी के बाद से ही लगभग 3 चरणों में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना यहाँ पे की गई थी। 3 चरणों में की गई थी। हालांकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में जरूरी होता है यूरेनियम का, ठीक है। तो यूरेनियम तो भारत के पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे भारत के पास थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, और इस थोरियम के माध्यम से भी यहाँ पे भारत त्रिस्तरीय चरणों को यहाँ पे पूरा कर सकता है। थोरियम, ठीक है, जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, ऐसे क्षेत्रों में आपको बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और भारत इंटर भी किया लगभग 1956 में, अगर देखा जाए उसी समय परमाणु रिएक्टर अप्सरा का, ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का यहाँ पे भारत ने प्रारंभ भी किया हुआ था। और वर्तमान में भारत के पास अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन जो देखा जाए तो 21 परमाणु रिएक्टर 21 परमाणु रिएक्टर भारत के पास अभी मौजूद है। वर्ष अगर देखा जाए 2011 से 2016 के बीच महज 5 सालों के भीतर अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग जो इस संयंत्रों का जो भार था और 78% के आसपास यहाँ पे जरूर रहा है। तो इसके माध्यम से बहुत हद तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा एक अच्छा यहाँ पे विकल्प बन सकता है भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में। जैसे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा का, मैंने बताया था आपको शुरू में, लगभग, ठीक है, 4780 मेगावाट के आसपास। इसी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक। इसको बढ़ा के किया जाएगा 13,480 मेगावाट के आसपास, ठीक है। तो वर्तमान में जो भी निर्माणाधीन जो परियोजनाएं हैं, अभी जो पेंडिंग में कई जगह जो परमाणु रिएक्टर है कार्य नहीं कर रहा है, उसको तेज़ी से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसी संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए तो कुछ क्षेत्र है, जैसे कि कुछ नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वो यहाँ पे नाम है जैसे कि कुंडलकुलम, नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र। उसी तरीके से यहाँ पे तारापुर हो जाएगा, काकरापाड़ हो गया। इन सारे जगहों पे बड़ी मात्रा में, ठीक है, या फिर इन्हीं के नाम से मौजूद है परमाणु संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो भारत में परमाणु ऊर्जा से जो एनर्जी का जो, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है अभी भी बाकी कई सारे विकसित देशों के कंपेरिजन में अभी कम है। तो भारत में यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि भारत में जिस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भारत में जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इस पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बेहद ही, आप कह सकते हैं कि क्लीन एनर्जी के रूप में, साफ सुथरा एनर्जी के रूप में, या एक रिसोर्स के रूप में परमाणु एनर्जी उभरा है।
उसी तरीके से भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास को रोक कर यहाँ पे उचित मतलब नहीं हो सकता है। इससे क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने की यहाँ पे आवश्यकता है। इसके अलावा भारत सरकार को सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि ऊर्जा के और भी कई सारे जो वैकल्पिक स्रोत हैं, ऊर्जा के और भी कई सारे वैकल्पिक जो स्रोत हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। चाहे भले ही यहाँ पे पैसा अधिक लगे, रिसोर्स अधिक लगे, लेकिन ज़रूरी है इन वैकल्पिक स्रोतों पे ध्यान देना, क्योंकि भारत ने प्रॉमिस किया है कि हम 2030 तक अपनी ज़रूरतों का 40% रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तो इतना करके ठीक है यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मामला था भारत का परमाणु ऊर्जा के विस्तार से। अब आइए हम लोग यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए, निष्कर्ष में आपको बताने की कोशिश करना है कि अभी भी भारत को परमाणु ऊर्जा के नियंत्रित विकास के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा पे बड़ी मात्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक स्रोतों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये वैकल्पिक स्रोत जैसे कि यहाँ पे सोलर एनर्जी हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा का भी भारत में अच्छा खासा ठीक है कह सकते हैं कि स्रोत है, खासकर भारत के पश्चिमी घाटों में, पूर्वी घाटों में। वैसे ही यहाँ पे विंड पावर प्लांट ऑन शोर ऑफ शोर दोनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। बायोडीजल ऊर्जा का स्रोत के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यही है कि सरकार को परमाणु ऊर्जा के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।